चाणक्य और चंद्रगुप्त की 20वां एपिसोड। चाणक्य एक ऊंची निर्जन पहाड़ी पर खड़े थे। चिंता से युक्त उनका मुखमंडल इस बात का साक्षी था कि वो किसी गहन सोच में डूबे हुए थे। वो पहाड़ी पर खड़े जिस दिशा की तरफ एकटक देख रहे थे, उधर सैकड़ों योजन दूर मगध साम्राज्य का विस्तार था। अचानक चंद्रगुप्त की हाँफती आवाज उनके कानों में पड़ी। प्रणाम आचार्य। चाणक्य चंद्रगुप्त की तरफ बिना देखे ही बोले, अगर भविष्य वर्तमान में ही हाँफने लगे तो किसी साम्राज्य की नींव को उखड़ते समय नहीं लगता। चंद्रगुप्त चिंतित स्वर में बोला, क्षमा करें आचार्य, पथरीले रास्तों में। तभी उसकी बात काटते हुए चाणक्य ने कठोर स्वर में कहा, सिंहासन थाल में परोसा हुआ पकवान नहीं है। वहां तक पहुंचने वाला प्रत्येक रास्ता इन्हीं पथरीले रास्तों की तरह दुर्गम और कठिन है। अगर तुम अभी से ही हाँफने लगे तो सिंहासन पा लेने के बाद उसकी रक्षा कैसे कर पाओगे? तभी पब्बत भी हाँफते हुए वहां आ पहुंचा। वो बोल पाने की हालत में भी नहीं था। प्रणाम आचार्य। बोलते हुए वो गिर पड़ा। वो एक बड़ी सी चट्टान के सहारे लेट गया। चाणक्य पब्बत की हालत देख गुस्से में बोले, अगर मगध के भविष्य को सहारे की जरूरत पड़ रही है तो मगध का भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। उन्होंने दृष्टि चंद्रगुप्त और पब्बत पर डाली और वापस मगध साम्राज्य की दिशा में देखते हुए बोले, तुम दोनों में ही मगध के विशाल साम्राज्य का शासक बनने की क्षमता नहीं है और मैं अपनी मातृभूमि का भविष्य कमजोर हाथों में नहीं सौंप सकता। पब्बत हाँफते हुए बोला, आचार्य मुझ पर संदेह ना करें, ये चंद्रगुप्त शासक बनने योग्य नहीं है। लेकिन मैं ये सुनकर चंद्रगुप्त खुद पे संयम न रख सका और थोड़ा गुस्से में तपाक से बोला, राजकुमार पब्बत, योग्यता और अयोग्यता परीक्षा के माध्यम से सिद्ध होती है, ना कि आपके कहने से। चंद्रगुप्त की बातें सुनकर पब्बत की भौहें तन गई। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तभी चाणक्य ने कठोर स्वर में कहा, शांत। दोनों ही एक दूसरे को खामोश नजरों से घूरते हुए चुप हो गए। चाणक्य गंभीर होते हुए ऊंचे स्वर में बोले, अगर तुम दोनों ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो इस निर्जन पहाड़ी की तरह अकेले पड़ जाओगे, जिसका साथ पेड़ पौधे पशु पक्षी सब ने छोड़ दिया। चंद्रगुप्त और पब्बत ने एक साथ सर झुकाकर कहा, क्षमा आचार्य। आचार्य चाणक्य ने सामने दिख रही खाई की तरफ इशारा किया, जो दो पहाड़ों के बीच की चट्टानों के टूटने से बनी थी। वहां छोटे मोटे पौधे उगने शुरू हो चुके थे। उन्होंने नरम आवाज में कहा, ये खाई देख रहे हो? बरसात के दिनों में पानी पहाड़ों से नीचे उतरकर इस खाई में बह जाएगा और वहां पनप रहे पौधों का वजूद तक मिटा देगा। उसी प्रकार तुम दोनों के आपसी संघर्ष के बीच कोई तीसरा ही अपना लक्ष्य साध लेगा। वो एक क्षण रुके और कुछ सोचते हुए बोले, तुम दोनों को अपना आपसी संघर्ष छोड़कर खुद से संघर्ष करना सीखना होगा। अपने मन मस्तिष्क पर विजय प्राप्त करनी होगी। खुद को साम्राज्य की रक्षा करने के योग्य बनाना होगा। किसी से श्रेष्ठ होने के बजाय खुद श्रेष्ठ बनो। मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से श्रेष्ठतम मनुष्य ही मगध साम्राज्य का शासक बनने की क्षमता रखता है। चाणक्य की बात सुनकर चंद्रगुप्त ने कहा, आचार्य हम दोनों आपकी सीख पर अवश्य अमल करेंगे। चाणक्य ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, अगर मुझे दोबारा ऐसी सूचना मिली तो नियम तोड़ने वाले से मेरा रिश्ता भी हमेशा के लिए टूट जाएगा। पब्बत और चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य को प्रणाम किया और वहां से जाने लगे। चंद्रगुप्त पर चाणक्य की बातों का प्रभाव दिख रहा था, लेकिन इसके ठीक विपरीत पब्बत पर उनकी बातों का कोई असर नहीं दिखा। उसने आगे चल रहे चंद्रगुप्त को घूर कर देखा और मन ही मन बोला, आचार्य कुछ भी कहे, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा चंद्रगुप्त। भले ही मैं सामने से तुमसे ना लड़ूं, पर तुम्हारे रास्ते में इतनी रुकावटें खड़ी कर दूंगा कि तुम खुद ही सम्राट बनने का स्वप्न छोड़
वापस अपने मालिक के पास गुलामी करने लौट जाओगे। यह सोचते हुए पब्बत चंद्रगुप्त से आगे बढ़ गया। पब्बत के हाव भाव देख चंद्रगुप्त समझ गया कि आचार्य की बातों का पब्बत पे कोई प्रभाव नहीं हुआ है। इधर चाणक्य अभी भी मगध राज्य की दिशा की ओर ही देखे जा रहे थे। जहां एक ओर पब्बत और चंद्रगुप्त की लड़ाई ने चाणक्य को चिंतित कर दिया था, वहीं मगध के राजमहल में महारानी अपने कक्ष में थी, भले ही आईने के सामने, लेकिन उनका मन कहीं और ही लगा था। उनके पीछे खड़ी मुरा उनके बालों में महारानी, महामंत्री अमात्य आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। अमात्य का नाम सुनते ही महारानी की आंखें चमक उठी। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अमात्य जरूर पब्बत की सूचना लाए होंगे, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। उन्होंने दासी से कहा, अनुमति है, उन्हें अतिशीघ्र अंदर भेजो। दासी ने सर झुकाकर उनका अभिवादन किया और बाहर जाकर अमात्य को महारानी का संदेश दिया। कुछ क्षण बाद ही अमात्य ने महारानी के कमरे में प्रवेश किया। अंदर आते ही उनकी नजर महारानी के पीछे खड़ी मुरा पर गई। उन्होंने मुरा को घूर कर देखा और महारानी के सामने सर झुकाकर बोले, महारानी की जय हो। सोने के मुकुट पर मोर पंख ही शोभा देते हैं, ना कि काग के पंख। महारानी अमात्य का इशारा समझ गई और हाथ के इशारे से मुरा से बोली, एकांत। मुरा सर झुकाकर उस कमरे से बाहर निकल गई। अमात्य उसे अंतिम क्षणों तक जाते हुए देखते रहे। उसके जाने के तुरंत बाद महारानी खुशी से बोल पड़ी, अमात्य, राजकुमार पब्बत ठीक तो है ना? कैसा है वो दुबला तो नहीं हो गया है? अब क्या सूचना लाए, मुझे शीघ्र बताएं, अब मुझसे और नहीं रहा जा रहा। अमात्य ने निराशा जताते हुए कहा, महारानी, मुझे अभी राजकुमार पब्बत की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मैं कल सवेरे ही एक सैनिक को तक्षशिला भेजूंगा और उम्मीद है उसके माध्यम से जल्दी हमें राजकुमार के हालचाल मिल जाएंगे। महारानी का चेहरा फिर से उदास हो गया। उन्होंने रूखे स्वर में कहा, फिर आप यहां किस काम से आए थे? अमात्य ने कहा, महारानी, मैं आपको आगाह करने आया था कि थोड़ा सावधान रहें, किसी पर भी भरोसा ना करें। राजमहल कांटों से भरा पड़ा है, कोई भी कांटा चुभ सकता है। मैंने आपके कक्ष के बाहर 2 अतिरिक्त सैनिकों को खड़ा कर दिया है। महारानी पुतपुताते हुए बोली, जिसके हृदय पर उसके पुत्र वियोग का कांटा चुभा हो, उसे दूसरा कांटा क्या दर्द देगा? अमात्य बोले, महारानी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन विश्वास रखिए, बहुत जल्द आपको राजकुमार पब्बत की कुशलता का समाचार प्राप्त होगा। फिलहाल मैं अभी प्रस्थान की आज्ञा चाहूंगा। महारानी ने बिना कुछ कहे सिर्फ हाथ से जाने का इशारा किया और अमात्य कक्ष से बाहर निकल गए। मुरा वहीं कुछ दूरी पर एक खंबे के पीछे खड़ी अमात्य की बातों को सुनने का प्रयास कर रही थी। कक्ष से बाहर निकलते ही अमात्य के पास एक गुप्तचर दौड़ते हुए आया और हांफते हुए बोला, महामंत्री जी, मैं कब से आपकी खोज में था, एक महत्वपूर्ण सूचना है शंभुनाथ के बारे में। अमात्य आश्चर्य से बोले, शंभुनाथ?
उन्होंने एक नजर अपने आसपास दौड़ाई और फिर धीरे से बोले, क्या नहीं, मेरे कक्ष में चलो। इतना बोलकर वो तेज कदमों से अपने कक्ष की तरफ बढ़े और वो गुप्तचर भी उनके पीछे पीछे चल दिया। मुरा जो खंबे के बगल से सब सुन रही थी, गुप्तचर के मुंह से शंभुनाथ का नाम सुनकर चौंक गई। उसने खुद से हैरानी पूर्वक कहा, मंत्री शंभुनाथ, उनके बारे में क्या सूचना है? वो कहीं संकट में तो नहीं? मुझे पता करना होगा कि ये गुप्तचर क्या सूचना लाया है। इतना बोलकर वो भी हल्के कदमों से उनके पीछे जाने को आगे बढ़ी ही थी कि तभी महारानी ने उसे वापस अपने कक्ष में बुला लिया। मुरा को ना चाहते हुए भी कक्ष में वापस जाना पड़ा। इधर तक्षशिला में वीरसेन अपने कुछ मित्रों के साथ एक आम के बगीचे में बैठा था और वहीं कुछ दूरी पर चंद्रगुप्त एकांत में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। वो पेड़ के पत्तों को भेदने की कोशिश कर रहा था। उसने एक पेड़ के बीच वाली शाखा में लगी 2 पत्तियों को एक साथ भेदने के लिए अपने धनुष पर बाण साधा। वीरसेन के एक मित्र ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, वीरसेन, तुम्हें क्या लगता है, क्या चंद्रगुप्त पत्ती को भेद पाएगा? वीरसेन अहंकार भरे स्वर में बोला, नहीं, कभी नहीं। आचार्य श्वेतांक ने अभी इसकी शिक्षा नहीं दी है। तभी चंद्रगुप्त के धनुष से तीर सनसनाता हुआ छूटा और उन दोनों पत्तियों को बीचों बीच भेदने के साथ साथ वीरसेन के अहंकार को भी भेद गया। वीरसेन का वो मित्र हंसते हुए बोला, गुरुकुल में भले ही शिक्षा ना दी गई हो, लेकिन चंद्रगुप्त ने कहीं से सीख जरूर ली है। यह सुनकर वीरसेन के बाकी मित्र भी हंसने लगे। अपने मित्रों को खुद पर हंसता हुआ देख वीरसेन ने गुस्से में कहा, चंद्रगुप्त कुछ भी नहीं है मेरे आगे। अगर वो पत्तियों को भेद सकता है तो मैं आम के फल को उसके डंठल से अलग कर सकता हूं। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं। ये बोल वीरसेन ने अपने धनुष पर बाण साधा और एक आम के डंठल को अपना लक्ष्य बनाया। तभी शांत दिखने वाले एक मित्र ने पीछे से कहा, गुरु कहते हैं कि फल को कभी बर्बाद मत करो, उससे या तो खुद की भूख मिटाओ या दूसरों की, लेकिन तुम तो यहां फल का प्रतियोगिता के मकसद से उपयोग कर रहे हो। वीरसेन ने लक्ष्य साधते हुए कहा, ऐसा समझ लो यह फल मेरी प्रतियोगिता भी है और मेरी भूख भी। इतना बोलकर उसने तीर छोड़ दिया। तीर आम के फल को छू भी नहीं पाया। ये देख वीरसेन के सभी मित्र हंसने लगे और वीरसेन का चेहरा उदास हो गया। तभी अचानक सटाक की आवाज के साथ एक तीर उस आम के डंठल में चुभ गया और थम की आवाज के साथ आम का फल धरती पर जा गिरा। आवाज ने वीरसेन और उसके मित्रों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सभी एक टक आश्चर्यचकित कभी वीरसेन को देखने लगे तो कभी आम को। एक मित्र ने हैरानी से कहा, वीरसेन, यह कैसा बाण था? यह किसने चलाया? यह राजकुमार पब्बत का बाण है, जिसका निशाना शब्दों को भी भेद सकता है। पब्बत ने कोर से सबके सामने आते हुए कहा और पेड़ की तरफ बढ़ जमीन पर पड़े आम को उठा लिया। वीरसेन पब्बत की तरफ देखने लगा। पब्बत ने वो आम वीरसेन की तरफ बढ़ाया और बोला, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए ले लो। वीरसेन ने पब्बत की आंखों में आंखें डालकर कहा, कोई व्यक्ति दूसरों की भूख 2 ही प्रकार से मिटा सकता है, दया दिखाकर या रिश्वत देकर। मैं तुमसे क्या उम्मीद करूं? पब्बत ने मुस्कुराहट के साथ कहा, उपहार समझ लो। वीरसेन कटाक्ष करते हुए बोला, उपहार सिर्फ दया और रिश्वत पर पर्दा डालता है, उसकी कोई अलग श्रेणी नहीं होती। पब्बत वीरसेन की तरफ देखते हुए बोला, मैं एक राजा का पुत्र हूं और मेरी समझ से मित्रता उपहार देने से आरंभ होती है। यह आम का फल एक मित्र को दूसरे मित्र की भेंट है, इसे स्वीकार कर। यह सुन वीरसेन के साथ वहां खड़े उसके मित्र भी हैरान रह गए। वीरसेन ने चकित होते हुए कहा, मित्र? हम मित्र कब हुए? पब्बत एक भरोसेमंद मुस्कान के साथ बोला, आज और अभी से। वीरसेन के मित्र भी ये देख अचंभित थे कि मगध का भावी नरेश उनसे मित्रता करने आया है। उनमें से एक मित्र बोला, रिश्ता बुरा नहीं है, मगध के भावी सम्राट हैं राजकुमार पब्बत, उनका मित्र होना हमारे लिए गर्व की बात होगी। वीरसेन ने क्षण भर के लिए विचार किया और फिर पब्बत के हाथों से उस आम को लेते हुए बोला, ये मित्र तुम्हें क्या भेंट दे?
पब्बत ने आगे बढ़कर वीरसेन को गले लगा लिया और चंद्रगुप्त की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, मुझे भेंट की नहीं, सही निशाने की जरूरत है। फिर वो वीरसेन से अलग हुआ और तभी आवाज में बोला, हमारा शत्रु एक ही है, चंद्रगुप्त। अगर हमारा लक्ष्य भी एक हो जाए तो हमारी मित्रता कभी नहीं टूट सकती। वीरसेन समझ चुका था कि चंद्रगुप्त अब पब्बत को भी फूटी आंख नहीं बहा रहा था। उसे पब्बत से मित्रता करने में अब अपना लाभ दिखाई दे रहा था। चंद्रगुप्त की ओर देख उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। इधर तक्षशिला के दूसरे छोर में चाणक्य अपने कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी राजहंस ने पीछे से आवाज लगाई, आचार्य। लेकिन चाणक्य जैसे किसी गहन विचार में डूबे थे, उन्हें राजहंस की आवाज सुनाई नहीं दी। राजहंस ने और पास आकर फिर से पुकारा, आचार्य, आचार्य चाणक्य। राजहंस की आवाज कान में पड़ते ही चाणक्य रुक गए और पीछे मुड़े तो उनके सामने राजहंस था। राजहंस हड़बड़ाहट में बोला, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देनी है आचार्य। चाणक्य असमंजस में बोले, हां कहो। राजहंस ने एक नजर इधर उधर देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, आचार्य आपके प्राण संकट में हैं। राजहंस की बात सुनते ही चाणक्य के चेहरे के भाव थोड़ा गंभीर हो गए। वो बोले, पूरी बात बताओ। तब राजहंस दबी आवाज में बोला, मैंने मालकेतु और आचार्य गजानन को बात करते हुए सुना। मालकेतु बता रहा था कि मगध से एक तीरंदाज आपको मारने के लिए निकल चुका है। कल सुबह जब आप स्नान के लिए नदी पर जाएंगे, उसी समय वो आप पर वार करेगा। राजहंस की पूरी बात सुनकर चाणक्य कुछ सोचते हुए बोले, मैं देखता हूं मुझे क्या करना है। अगर खतरा मुझ पर है तो निवारण भी मुझे ही निकालना होगा। तुम बस अपनी दृष्टि आचार्य गजानन पर बनाए रखो। इतना बोलकर आचार्य चाणक्य अपने कक्ष की ओर बढ़ गए। वहीं राजहंस उनके जाते ही मनी मन बोला, अच्छा हुआ ये खबर दे दी। अब बस ये देखना है कि किसकी जीत और किसकी हार होती है। राजहंस की चेतावनी के बाद भी अगली सुबह पांव फटते ही चाणक्य हाथ में कमंडल और धोती लेकर अपने कमरे से निकले और नदी की ओर चल पड़े। बिना किसी भय के वो रास्ते पर चलते जा रहे थे। सुनसान रास्तों पर सिर्फ उनके खड़ाऊ की आवाज गूंज रही थी। कुछ ही देर बाद रास्ते के दोनों तरफ नुकीली कटीली झाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया। छोटे छोटे जंगली पौधे हवा के झोंकों से हिल रहे थे। अचानक से चाणक्य के पीछे कुछ दूरी पर झाड़ियों में सरसराहट की आवाज हुई, लेकिन उस आवाज का चाणक्य पर कोई असर नहीं हुआ। वो बेफिक्र चलते जा रहे थे। झाड़ियों की सरसराहट भी तेजी से चाणक्य का पीछा कर रही थी। चाणक्य एक क्षण के लिए ठिठके। झाड़ियों की सरसराहट भी बंद हो गई। कुछ सोचकर उन्होंने पलटकर देखना उचित नहीं समझा और नदी की तरफ चल दिए। झाड़ियों का हिलना फिर शुरू हो चुका था। नदी पर पहुंचते ही आचार्य चाणक्य ने धोती और कमंडल किनारे पर रखा और नदी में उतर गए। उनके चेहरे पर मृत्यु का कोई भय नहीं था, बल्कि उसके विपरीत कुछ था, तो वो था चेहरे पर एक विश्वासपूर्ण तेज, मानो उन्हें पता हो कि अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है। अपने ऊपर मंडरा रहे संकट से कैसे बचेंगे चाणक्य? क्या वीरसेन और पब्बत की मित्रता चंद्रगुप्त के लिए कोई बड़ा खतरा लेकर आएगी? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।